अच्छा बच्चों, आज हमने जो एमसीक्यू स्टार्ट करनी है मोमेंट के टॉपिक के, वो है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें ज़रा देखिए उसने क्या है, आ यूनिफॉर्म रॉड। अब देखिए मैंने आपको मोमेंट में कीवर्ड्स बताए थे। दिस वन, यूनिफॉर्म, दिस इज द कीवर्ड फॉर यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। ठीक है, मैंने कीवर्ड्स आपको बताए थे। इसमें अगर आपको स्टेटमेंट में लिखा हो बैलेंस, नंबर 2 हॉरिजेंटल, नंबर 3 इक्विलिब्रियम, नंबर 4 रेस्ट, और नंबर 5 यूनिफॉर्म। इन वर्ड्स में से कुछ भी लिखा हुआ हो तो दिस सपोज टू बी द कीवर्ड फॉर यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। एंड यू नो अबाउट दैट प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट? क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट? Clockwise moment is equals to anti-clockwise moment. Very nice. Body will be in balance or uniform position if sum of clockwise moment should be equal to sum of anti-clockwise moment. अच्छा, अब हमें ये कीवर्ड मिल गया यहाँ से, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई हो रहा है। और जब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई होगा तो उसके बाद है फिर हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के लिए फोर्सेस देखेंगे। फोर्सेस किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, उनके डिस्टेंसेस कितने हैं फ्रॉम द पिवट, एंड देन वी हैव टू कैलकुलेट देयर मोमेंट क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। तो ये सारी चीज़ें हमें कीवर्ड से पता लग गया। अब उसने क्या, यूनिफॉर्म रॉड रेस्ट ऑन अ पिवट एट इट्स सेंटर। The rod is not attached to the pivot. Forces are then applied to the rod in 4 different ways, as shown in figure. The weight of the rod can be ignored, which diagram shows the rod in equilibrium. अच्छा, अब देखिए इसमें जो डायग्राम ए है, इसमें आपको नजर आ रहा है देयर आर 2 फोर्सेस एक्टिंग downward. 100 Newton, this is 100 Newton, and the pivot was at center. Center मतलब pivot जो है वो उसके मिड पॉइंट में था। अगर ये 100 सेंटीमीटर का है तो इसका pivot कितने पे होगा, 50 सेंटीमीटर पे। तो पहली ऑप्शन हमारे पास ए नज़र आ रही है, और दूसरी ऑप्शन में बी है। इसमें दोनों में फोर्सेस अपवर्ड हैं, तो इसमें मोमेंट पॉसिबल ही नहीं होगा। आप ऐसे करेंगे कि इसमें से 1 बाई 1 आप रिमूव करेंगे। दिस ऑप्शन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इसमें सर मोमेंट फोर्सेस। क्यों नहीं होगा पॉसिबल? मतलब बच्चे देखो, इसका पिवट नीचे है ना, अगर हम इसको ऊपर की तरफ रोटेट करवाते हैं तो यहाँ तो पिवट ही नहीं है ऊपर, तो किसके अराउंड वो मूव करेगा? जी जी ठीक है। ठीक है, इसलिए हम इसको रिमूव करेंगे। फिर सी को देखते हैं। सी में देखें, ये सर अगर वैसे पिवट है तो सही, जिससे पिवट है लेकिन लाइक वो वो उस तरफ जा सकता है। अ, देखो बेटा, ये इसको मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी शुरू में। अगर पिवट आगे नहीं है, मतलब ये रॉड है, इस तरह से रॉड रखी हुई है और यहाँ पे पिवट नहीं है, अगर तो पिवट है फिर आप फोर्स लगाएं तो ये फिर रोटेट करेगी। लेकिन अगर इसके आगे पिवट नहीं है फिर क्या होगा, फिर फोर्स लगाने से क्या होगा, वो तो रॉड आगे स्लिप कर जाएगी। ठीक है सर, समझ आ गई। ठीक है ना? अब देखें यहाँ इसमें पे सर हमने फिर फोर्स का डायरेक्शन भी तो देखना है ना। एग्जैक्टली ये बता रहा हूँ ना, यहाँ पे क्या है, दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन ऊपर है और पिवट नीचे है। जी जी। तो ये जब ऊपर की ओके। तरफ फोर्स लगेगी तो ये तो रॉड ऊपर की तरफ चला जाएगी, इसमें टर्न प्रोड्यूस ही नहीं होगा। जी जी ठीक है टर्न जो है ठीक है। ए में पॉसिबल है। ये इसको इस तरफ रोटेट करवा सकती है और ये इसको यहाँ पे रोटेट करवा सकती है। ठीक है, और फिर ये सेंटर में है तो उनके डिस्टेंसेस भी इक्वल होंगे, तो इनका क्लॉकवाइज मूवमेंट दिस शुड बी इक्वल टू एंटाई क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये जो ऑप्शन होगी दिस इज इन बैलेंस पोजीशन। ओके, बी नहीं होगी, सी में भी पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि ये इस तरफ टर्न कर रहा है, ये इस तरफ टर्न कर रहा है, बल्कि ये तो टर्न नहीं करेगा इस तरफ से क्योंकि पिवट नहीं है इस तरफ।
ये बैलेंस नहीं हो सकता। और इसमें देखें, ये दोनों फोर्सेस कैंसिल कर देंगी एक दूसरे को, तो ये भी बैलेंस नहीं हो सकेगा। सो ओनली ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है बच्चे, समझ आ गए हैं? जी सर। जी सर। ओके, बस 1 मिनट 2 मिनट ठहरिएगा, अजान हो रही है, फिर मैं शुरू करवाता हूँ। जी बेटा, अब देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। A plane lamina with center of mass x touches the ground at point P. P पे ये टच कर रहे हैं। Which diagram shows the lamina in equilibrium? आज जो हमने क्लास में स्टेबिलिटी के लिए जो थर्ड पॉइंट डिस्कस किया था, द लाइन ऑफ एक्शन शुड अलाइन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड कॉन्टैक्ट एरिया। तो अब वो देखिए, हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये लाइन आप ड्रॉ करें, ये कॉन्टैक्ट एरिया है इसका, इसमें से पास नहीं कर रही। यहाँ से लाइन ड्रॉ करें, ये तकरीबन कॉन्टैक्ट एरिया में से पास करेगी। दिस इज द कॉन्टैक्ट एरिया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पॉसिबिलिटीज। इनकी भी देखें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कॉन्टैक्ट एरिया से पास नहीं कर रही, सी और डी के भी नहीं, और ए के लिए भी नहीं कर रही, बी के लिए कर रही है। सो वी हैव टेकन बी इज द राइट ऑप्शन। सर जी जी बोलें। कॉन्टैक्ट एरिया से पास मतलब? मतलब मैंने कहा, आज सुबह आप क्लास सर में मतलब कॉन्टैक्ट एरिया से पास होते पे मतलब? स्टेबिलिटी की हमने 3 चीजें देखी थी। एक तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होना चाहिए, बेस एरिया ज्यादा होना चाहिए। जी सर। आवाज आ रही है आपको मेरी सही? जी जी हमने सेंटर, आज क्लास में आप थे बेटा? जी जी आ रही है सर। क्लास में थी आज आप? नहीं थी? नहीं सर नहीं थे। अच्छा अच्छा, चले। मैंने नहीं आज सर। इसकी थोड़ी डिटेल करवाई थी स्टेबिलिटी की। स्टेबिलिटी के लिए हमने कहा था कि एक कंडीशन तो ये है कि बेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। ये देखिए, कॉन्टैक्ट एरिया जो है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट एरिया इसका और इसका, अगर हम इसको थोड़ा सा इलाज कर लेते हैं, ये इसमें कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा आ रहा है, इसमें कॉन्टैक्ट एरिया कम आ रहा है, तो ये स्टेबल होगा, दिस इज लेस स्टेबल। और जी बच्चे, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो? अच्छा, ये थोड़ा सा सिग्नल का इशू हो रहा है, मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ। ये स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? जी सर। ओके। अच्छा बच्चे, ये हम देख रहे थे स्टेबिलिटी के लिए, पहली हमने बात करी थी कि कांटेक्ट एरिया ज़्यादा होना चाहिए ऑब्जेक्ट का, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होना चाहिए। इसमें देखिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई हो रही है, इसका जी हाई पे है, और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो है।
और दूसरे इसका बेस एरिया या कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा है, इसका कॉन्टैक्ट एरिया कम है, तो दिस सीम्स टू बी मोर स्टेबल। और इसके साथ हमने दूसरी बात करी थी कि अगर कुछ इस तरह से कंडीशन हो कि एक डायग्राम इस तरह से बनी हुई है, ये इसका सेंटर है, और दूसरा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से है, लाइक इस, दूसरा ऑब्जेक्ट आपके पास कुछ इस तरह से बना हुआ है, लाइक दैट। इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस तरह से है और बेस एरिया इसके ही है। तो आपने क्या करना है, जब ये पता लग जाए कि इसका बेस एरिया सेम है दोनों का, और इस एक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो है और एक का हाई है, तो आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो उसके सेंटर से पास करे और बेस एरिया से या कांटेक्ट एरिया से, ये लाइन। ये देखिए बच्चे, ये लाइन ड्रॉ करिए आपने। अब ये जो लाइन है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से भी पास कर रही है और बेस एरिया से भी पास कर रही है, जबकि ये तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रही है लेकिन इसका बेस एरिया यहाँ पे आ रहा है, बेस एरिया से पास नहीं कर रही। तो इस कंडीशन में आप कहेंगे दिस इज अनस्टेबल एंड दिस इज स्टेबल। पॉइंट समझ आ गया आपको? जी सर। तो आपने तीन चीजें देखनी है, वाइड कॉन्टेक्ट एरिया, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, and line of action of force passing through center of gravity and also through base area। अब देखें, इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करते हैं। मैं पहले यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ लाइन ऑफ एक्शन, ये कॉन्टेक्ट एरिया है इसका, और ये लाइन ऑफ एक्शन इसका यहाँ से जा रहे हैं, जबकि इसका कॉन्टेक्ट एरिया ये है और लाइन ऑफ एक्शन यहाँ से जा रहा है सेंटर से। और यही अगर हम फिगर सी और डी पे अप्लाई करें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को और कांटेक्ट एरिया को ज्वाइन करवाएं, ये देखें यहाँ पे भी नहीं पास कर रहा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो लाइन है वो कांटेक्ट एरिया से पास नहीं कर रही, और यहाँ पे भी पास नहीं कर रही। तो इसका मतलब ये हुआ, ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है, ओनली दिस इज आल्सो स्टेबल, नो दिस इज आल्सो अनस्टेबल, ए ओनली दिस, सर ए अनस्टेबल कैसे है? क्योंकि उसमें भी कांटेक्ट एरिया से पास नहीं कर रही ना। ये देखें जरा, एक मिनट है, मैं बताता हूँ। ये देखें, आप लाइन ड्रॉ करें इधर से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, ये इसका कांटेक्ट एरिया है। यहाँ से जब आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो देखिए कांटेक्ट एरिया में से तो नहीं पास कर रही, जबकि ये जो लाइन है ये कांटेक्ट अच्छा एरिया सर, से पास कर रही है। ठीक है सर, आ गई समझ, थैंक यू। ओके, वेलकम। सर मेरा क्वेश्चन था जी जी। कि अभी हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कब कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करना है, क्योंकि इक्विलिब्रियम और तो स्टेबिलिटी तो डिफरेंट है, और क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होगा कि विच वन इज नॉट स्टेबल और स्टेबल का पूछा होगा, इसमें हमने कंडीशंस क्यों नहीं अप्लाई की? कंडीशन देखें बच्चे, उस टाइम लगानी है जब आपको वो बहुत सारी फोर्सेस दे दे या बहुत सारे मोमेंट्स दे रहा हो। लेकिन अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं और उसके बारे में वो कहता है कि इक्विलिब्रियम में है या स्टेबल है या नहीं है स्टेबल, तो फिर आपने ये चीज़ें देखनी है, बेस एरिया, चलिए ठीक। लो कांटेक्ट एरिया, लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और फिर लाइन ऑफ एक्शन, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास करे और बेस एरिया से। ठीक है सर। शाबाश। ओके, आगे चलते हैं।
ये जरा क्वेश्चन देखेंगे, इसका रीड करें। A wooden bar is pivoted at its center so that it can rotate freely. Two equal forces are applied to the bar. In which diagram is the turning effect greatest? अब देखें जरा टर्निंग इफेक्ट। सबसे पहले टर्निंग इफेक्ट क्या है? मोमेंट। और मोमेंट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? यू नो अबाउट दैट? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो वो कह रहे हैं किसमें टर्निंग इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा? ग्रेटेस्ट टर्निंग इफेक्ट। अब अगर हम देखें, ये इसका पिवट हो गया बी का, ये ए का पिवट हो गया, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये इसको इस डायरेक्शन में लेके जाएगा और ये इसको इस तरह से रोटेट करवाएगा। मतलब ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएंगे। ठीक है, जी बेटा ये समझ आ गया? जी सर। अच्छा, अब देखें यहाँ से इसका डिस्टेंस इस फोर्स का, पहली फोर्स का कम है और दूसरी फोर्स का डिस्टेंस ये है, दूसरी फोर्स का डिस्टेंस ये हो गया। ऑल दो ये दोनों जो है ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, पहले हम ए और बी को देखते हैं। ए और बी में मोमेंट किसका ज्यादा होगा? कोई बताएगा मुझे? सर ए का। ए का। वो क्यों? सर आई गेस ओवरऑल टर्निंग इफेक्ट बन रहा है। हाँ देखिए, फोर्सेस तो सेम है, इधर भी और इधर भी, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंसेस, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के बराबर हो गया, लेकिन ये जो डिस्टेंस है दिस वन, ये इससे ज्यादा होगा। तो इसलिए यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट ए में ज्यादा होगा। सर हम किस चीज से मतलब करते हैं कि टर्निंग इफेक्ट किस सेंस में ज्यादा या कम? अच्छा, ये दो फैक्टर्स होते हैं ना, फोर्स और डिस्टेंस। हमने फैक्टर्स पढ़े थे ना, मोमेंट डिपेंड्स ऑन दीज फैक्टर्स। मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एफ, और इसी तरह से मोमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज़्यादा मोमेंट होगा, और जितना ज़्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा मोमेंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, मुझे बोला रहा है। तो सर डिस्टेंस फिर ए में ज्यादा है? हाँ जी, ए में दोनों डिस्टेंसेस ज़्यादा है ना, बी में जी जी। एक डिस्टेंस ज़्यादा है और एक में कम है, तो इसलिए बी में मोमेंट कम होगा। इधर मामा फ्री होगी रिकॉर्डिंग। जी बच्चे, यहाँ से डिसाइड हो गया कि ए का मोमेंट बी से ज्यादा है। अब हम आ जाते हैं सी पे। सी में देखें, सी में भी मोमेंट होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों मोमेंट प्रोड्यूस हो रही हैं, क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी, और इनके पीरियड से डिस्टेंसेस भी कम है, तो इसमें भी कम होगा मोमेंट। मतलब ये तो बैलेंस हो रहा होगा। एंड सिमिलरली फॉर डी, डी में भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसमें भी टर्निंग इफेक्ट कम होगा। ये पॉइंट समझ आया बच्चे आप लोगों को? सर डी में क्यों कम होगा? डी में क्योंकि दोनों में अपोजिट मोमेंट आएगा ना, ये क्लॉकवाइज हो जाएगा एक, दिस वन, जी। और ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो जो तो सर जो टर्निंग इफेक्ट होता है वो एक ही मतलब डायरेक्शन में जाना चाहिए? एक ही डायरेक्शन में, जितना ज्यादा फोर्सेस होंगी उतना ज्यादा टर्निंग इफेक्ट एक डायरेक्शन में होता है। सो राइट ऑप्शन ओके। इज ए। ये देखें, जी सर, हमें दो फैक्टर्स का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले तो सबको एक डायरेक्शन में जाना चाहिए। मोर ओवर जो उनका डिस्टेंसेस हैं पिवट से, वो भी ज़्यादा होने चाहिए।
बड़ा टर्निंग इफेक्ट बनाने के लिए। एग्जैक्टली, फोर्सेस की डायरेक्शन ओके। भी सेम हो, मैक्सिमम फोर्सेस हो और उनके डिस्टेंसेस भी ज़्यादा हो। ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज ए। एनी क्वेश्चन? नो सर। ओके। अच्छा बच्चे आगे देखिए, नेक्स्ट हमारे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब थोड़ा पैटर्न से हट के है। इस तरह के क्वेश्चन भी पॉसिबल हैं, ये देख लें ज़रा। उसने क्या किया, द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फाउंड यूजिंग द बैलेंस shown in the diagram. The object is put in the left hand pan and various weights are put in the right hand pan. यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया और यहाँ पे डिफरेंट वेट्स रखे हैं। अब वो कहते हैं वेट इन द राइट हैंड पैन, अगर ये वेट्स रखे जाएं तो फिर पॉइंटर कहाँ पे जाता है, बैलेंस टिप डाउन स्लाइटली ऑन द लेफ्ट साइड। मतलब ये वेट कम होगा और ये ज़्यादा हो रहा होगा। और अगर ये वेट रखे जाएं पेन में तो फिर क्या होता है, बैलेंस टिप्स डाउन स्लाइटली ऑन द राइट हैंड साइड, मतलब अब वेट ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन जब हो जिसमें आपको ना फोर्सेस के बारे में बताया जा रहा है और ना ही आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस के बारे में बताया गया है, तो अब इसका एक सिंपल तरीका ये होगा कि आप दोनों तरफ के वेट्स को कैलकुलेट करें। ये देखें, ये वेट्स कितने बनेंगे, सारों को ऐड करें ज़रा। 0.1, 0.1, 0.05, 0.072, तो ये बन जाएगा 0.27। और अगर इसका सम निकालें तो ये 0.2, 0.13 एंड 0.01, 0.31 न्यूटन। ठीक है, जब ये डालेंगे तो ये राइट साइड पे मूव करते हैं और जब ये वेट डालेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे जाते हैं। तो अब वो पूछ रहा क्या है कि व्हाट इज द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए हमें एस्टिमेटेड वेट क्या रखना चाहिए। सर मुझे लगता है 0.29। देखिए वो कैसे निकाला आपने 0.29? सर इस तरह निकाला कि पहले तो हमने दोनों साइड से ऐड किए, उसके हम्म। बाद फिर हमने देखा कि अगर इस साइड से उसका कम हो रहा है वेट, जैसे 0.27 में कह रहे थे कि वो ज़्यादा लेफ्ट हैंड साइड पे जा रहा है, यानी उसका वेट बढ़ रहा है। और हम्म। फिर दूसरी साइड पे जब उस वेट्स अगर हम 0.31 करते हैं तो वो फिर ऊपर जा रहा होता है, इसका मतलब वो दरम्यान में कोई आ रहा है 0.29, इससे ज़्यादा नहीं एग्जैक्टली, हो सकता। उसका तरीका ये होगा कि आप ये दोनों वेट्स को ऐड करें और इनका एवरेज निकाल लें। तो ये आपको जब ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे सो यू विल गेट 0.29। गॉट इट? सो बी इज द राइट ऑप्शन। समझ आ गया आपको? जी बच्चे जल्दी से बताएं, समझ आ गया? जी सर। ओके, शिजा इज इट ओके? यस सर। ओके ओके, गुड हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें आपके पास है द डायग्राम शोज अ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म फिर आ गया, फ्लैट मेटल शीट हैंगिंग फ्रीली फ्रॉम अ नेल एट पॉइंट ए। A weight also hangs freely on a string tied to A. Okay. One of the labeled point is at the center of mass of the metal sheet. Which point is at the center of mass? जी, कोई बताएगा इसमें सेंटर ऑफ मास कौन सा पॉइंट होगा इसका? जी। सर सी। सी। ओके, वाई? आई गेस बिकॉज इस एरिया में मास ज़्यादा है। गुड हो गया। और कोई रीजन बताएंगे? एक और मेथड भी बताया हुआ था आपको मैंने, center of gravity for irregular shaped object.
अगर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल के पॉइंट से करें तो वो पॉइंट्स सी वाले पॉइंट पर ज्वाइन करते हैं। राइट, वेरी नाइस। अगर आप इसके ऊपर एक तो आप देख के पहचान सकते हैं कि यहाँ पे मैथ्स ज़्यादा है, तो देखिए डी पे तो मैथ्स कम है, ए और बी पे भी मैथ्स कम है, सी पे मैथ्स आपको ज़्यादा नज़र आ रही है, तो दिस इन टू बी और एस्टिमेटेड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और दूसरा ये है कि आप इसकी ट्राइंगल बना लें, इक्विलेटरल ट्राइंगल सर इसके अंदर। मास जी आपको जी बोलें। कैसे पता चल रहा है? देखिए ना, अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, सर मास आपको किस तरह पता चलता है? मैं बताता हूँ, ये देखो ए, अगर हम लेते हैं सेंटर ऑफ, तो सेंटर ऑफ मैथ्स तो वहाँ पे जैसे फर्ज करें आपके पास ये एक ट्राइंगल है, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर ये ऐसे रखा है तो यहाँ पे होता है, सेंटर में तो नहीं है इसके बिल्कुल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसकी मैथ ज़्यादा है। या अगर कोई इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट इस तरह से बनेगी, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा, या सेंटर ऑफ मैथ यहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि इस एरिया में इसकी मैथ ज़्यादा आ रही है। इस पॉइंट भी बैलेंस होगा ना। जी सर समझ आ गई। ठीक है, तो अब देखें ए पे मैथ्स कम आ रही है, बी लेते हैं तो उस पर भी मैथ्स कम आती है, लेकिन सी आते हैं तो सी के अराउंड मैथ्स ज़्यादा आती है। तो दैट इज़ वाई सी इज supposed to be the center of mass। जी बच्चे, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। जी सर। जी सर। ओके जी, ये क्वेश्चन जरा रीड कर लें बच्चे आप लोग। The diagram shows a force being applied to a lever to lift a heavy weight। ओके, वेट फोर्स नीचे लग गई है, पिवट है, और लीवर और हैवी वेट भी डाउनवर्ड है। Which change would enable the heavy weight to be lifted with a smaller force? अब देखें इस डायग्राम में, ये फोर्स डाउनवर्ड है और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और ये फोर्स भी डाउनवर्ड है। वो कहते हैं कि हम कौन सा फैक्टर इस्तेमाल करें, चेंज वुड बी इनेबल टू लिफ्ट द हैवी वेट विथ स्मॉलर फोर्स। फोर्स हमें कम से कम लगानी पड़े और हमें हैवी वेट को हम लिफ्ट कर लें। अब आपको दोबारा फैक्टर्स पे आना पड़ेगा। मोमेंट किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू फोर्स एंड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम चाहते हैं कि फोर्स कम लगे, क्योंकि मोमेंट का क्या फार्मूला था, एफ इंटू डी। जब आप कम फोर्स करना चाहती हैं तो इसका मतलब है डिस्टेंस आपको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसी है ना। जी जी देखो, सर तो आई जी जी बोलें। जी बेटा बोलें, क्या कहते हैं आप? देखो, जी सर मैं कह रही थी कि फिर हम हाँ हाँ बोलें ईमान। फोर्स को फार लेफ्ट पे मूव कर देंगे एग्जैक्टली या तो एग्जैक्टली पिवट साइड पे होगा। एग्जैक्टली, या तो पिवट को आपको इस बस तरफ कर दें। ठीक है, मूव द फोर्स टू द राइट, ये पॉसिबल नहीं है, इसमें तो डिस्टेंस कम हो जाएगा। मूव द हैवी वेट टू द राइट, ये भी, इसमें डिस्टेंस का मोमेंट ज़्यादा हो जाएगा। मूव द फोर्स टू द लेफ्ट, ये पॉसिबल है। और मूव द पिवट टू द लेफ्ट, नो ये नहीं पॉसिबल। ओनली सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, सर हैवी वेट का हम क्यों नहीं उसको राइट पे कर सकते? देखिए हैवी वेट का अगर हम राइट पे करेंगे तो इसका मोमेंट ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर इसको तो लिफ्ट करना मुश्किल हो जाएगा हमें। सर मूवमेंट ज्यादा किस तरह होगा? देखिए देखो ना, मोमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे और डिस्टेंस पे। इसका तो ऑलरेडी मोमेंट इस तरफ था, अगर आप डिस्टेंस इसका और इंक्रीज कर देंगे तो इसका तो मोमेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका भी तो मोमेंट इसी से है ना, इसी फार्मूले से, फोर्स इंटू डिस्टेंस से।
डिस्टेंस आप जी बढ़ा सर। देंगे तो मोमेंट बढ़ जाएगा, फिर इसको लिफ्ट करना मुश्किल हो जाएगा हमें। जी सर। ठीक है, फिर हमें फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी या डिस्टेंस दूसरा। तो इसलिए सी जो है वो बेस्ट ऑप्शन होगी कि आप इस फोर्स को जो है इसके डिस्टेंस को बढ़ा दें। अगर पहले 10 था तो आप 15 या 20 कर दें। अब देखें, आपके पास जो रेंच होती हैं या स्क्रू ड्राइवर्स होती हैं, वो फर्ज करें स्क्रू ड्राइवर या रेंच, अगर ये शॉर्ट होंगे, इस तरह से बने हुए हैं, एक शॉर्ट है और एक लॉन्ग स्पैनर है, तो कौन से स्पैनर से ओपन नेट को लूज करना आसान होगा, शॉर्ट से या लॉन्ग से? लॉन्ग से। लॉन्ग से। लॉन्ग से। लॉन्ग से क्योंकि इसमें आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ा दिया, अब आप थोड़ी सी फोर्स लगाएंगे तो नेट लूज हो जाएगा, जबकि इसमें डिस्टेंस कम है तो इसमें आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है बच्चे? जी सर। ओके, कोई क्वेश्चन तो नहीं किसी का? यहाँ तक क्लियर है सब? ओके ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ज़रा अंडरस्टैंड करेंगे। जी, passengers are not allowed to stand on the upper deck of the double decker buses. Why is this? Number one, they would cause the bus to become less stable. Okay, they would cause the bus to slow down. They would increase the kinetic energy of the bus. They would lower the center of mass of the bus. No, only A is, क्योंकि अगर यहाँ पे अपर पोर्शन में पैसेंजर खड़े हो जाएंगे, स्टैंड अप होंगे, तो उससे क्या होगा, उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई हो जाएगा और ओवरऑल जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बस का है वो इंक्रीज हो जाएगा और इस तरह से वो अनस्टेबल हो जाएगी, लेस स्टेबल हो जाएगी। तो इसलिए अपर सर किस पोर्शन तरह में जी सर सेंटर ऑफ ग्रेविटी किस तरह इंक्रीज हो जाएगा? हाइट उसकी इंक्रीज हो जाएगी। देखें, अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा हुआ है, फ्लैट फॉर्म में रखा हुआ है। अच्छा, ये टाइम इसका थोड़ा सा आउट होने वाला है जूम का, मैं फिर टाइम ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा है अपर पोर्शन में, तो अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है और अगर ऑब्जेक्ट को हम ऐसे कर देंगे तो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई हो जाएगा। जी सर। ठीक है, पहले अगर फ्लैट इस तरह से है, बैठे हुए हैं पैसेंजर, तो उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी लो होंगे, लेकिन अगर पैसेंजर खड़े हो जाएंगे तो फिर उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई हो जाएंगे, तो ओवरऑल बस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाई हो जाएगा। सर और इसे वो बस का कैसे ओके हाई सर। होगा? क्योंकि उसमें मैस है ना, उसमें मैस है, ओ पैसेंजर की मैस है ना, वो उसकी वजह से बस की मैस भी बढ़ जाएगी। देखिए, सारे पैसेंजर आपने खड़े कर दिए, स्टैंड अप हो गए, तो उनके सेंटर ऑफ मैस भी हाइट पे चले जाएंगे। जब वो बैठे हुए हैं तो सेंटर ऑफ मैस लो ठीक है है। सर, तो इसमें से फिर जी, इस वजह बस से की वो फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर से जाएगी क्योंकि वहाँ मास ज्यादा है। एग्जैक्टली जब स्टैंड अप होंगे सारे। ठीक है बच्चे, अब ये टाइम आउट हो रहा है, तो फिर आप अभी नेक्स्ट क्वेश्चंस को आपको ट्राई कीजिएगा, फिर मैं थोड़ी देर में देखता हूँ, आपको दोबारा लिंक भेजूंगा। जी ठीक है सर।